नाज़रीन को प्यार भरा सलाम। उम्मीद है कि आप सभी खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन, 2023 के आम इंतखाबात अब बड़े पैमाने पर जोरों शोर पकड़ चुके हैं और तेलंगाना रियासत 9.5 साल हो चुकी है यहाँ पर कायम हो चुकी है। और इस बार 2023 में बड़ा ही कांटे का टक्कर नजर आ रहा है, क्योंकि 9.5 साल की एक तरफा हुकूमत है कि जिस तरीके से टीआरएस से बीआरएस बनने वाली हुकूमत जो आज बरसे इख्तिदार रही और तेलंगाना के अंदर तरक्याती काम किए हैं। अब दूसरी तरफ अगर देखें तो गुज़िश्ता 50 से 60 साल हुकूमत करने वाली कांग्रेस भी अब यहां पर एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। अगर देखा जाए, अगर 50 से 60 साल अगर आप हुकूमत करते हैं, फिर उसके बाद आपको नाकामी मिलती है, फिर एक बार यहां कामयाबी हासिल करने के लिए आप जो कोशिश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके अंदर खामी की वजह से आप गुज़िश्ता में फेल हुए हैं। तो अब इस बार तेलंगाना में फिर दोबारा या फिर कार चलेगी या फिर हाथ को लोग हाथ देंगे। तो इन तमाम हालात का जायजा लेने के लिए हमारा उर्दू मीडिया फेडरेशन तमाम आला सीनियर ओहदेदारों से भी मुलाकात का सिलसिला जारी रखा हुआ है और आज भी खास मुलाकात के जरिए तेलंगाना जिस तरीके से नंबर 1 कहा जा रहा है और तेलंगाना को जिस तरीके से नुमाया मकाम हासिल हो रहा है, उसके तेलंगाना के वज़ीर दाखिला जनाब मोहम्मद महमूद अली साहब आज हमारे साथ खास मुलाकात प्रोग्राम में है। मैं उनका आज के खास मुलाकात प्रोग्राम में तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें कीमती वक्त दिया ताकि हम आज के अहम मुद्दों पर आपसे बात कर सकें। तो चलिए, सबसे पहले मैं हमारे वज़ीर दाखिला जनाब मोहम्मद महमूद अली साहब से मुबारकबादी के साथ ये अपनी बात का आगाज करूंगा कि आपको वज़ीर दाखिला से कबल नायब वज़ीर आला का ओहदा दिया गया। तो मैं सबसे पहले आपकी सियासी मैदान से इस बात को शुरू करूंगा। जनाब मोहम्मद महमूद अली साहब, आपसे सबसे पहले ये सवाल है कि आपका जो सियासी कैरियर है, यानी आप तेलंगाना के बनने के बाद लोगों के दरमियान आए हैं, तो इससे कबल आपका सियासी मैदान से क्या ताल्लुक है? अब्दुल्ला साहब, सबसे पहले आपके नाज़रीन को मेरा आदाब अर्ज करना चाहता हूँ। और दूसरी बात, आपने जो सवाल किया, मैं पहले किसी पार्टी में नहीं था। 2001 में तेलंगाना पार्टी कायम हुई, उससे पहले केसीआर साहब ने अपने ओहदे को इस्तीफा दिया था। वो मिनिस्टर थे, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे, डिप्टी स्पीकर थे। वो फिर से तेलंगाना तहरीक शुरू करने की बात की थी। मैंने अखबार में पढ़ा, मैं खुद जाके केसीआर साहब से मिला और कहा कि मैं भी तेलंगाना चाहता हूं, क्योंकि तेलंगाना अवाम के साथ बड़ी नाइंसाफी है जी। जब केसीआर साहब ने कहा आइए महमूद भाई आप भी हमारे साथ जुड़ जाइए, मैं जुड़ गया उनके साथ। कुछ दिन के बाद पार्टी का क़याम अमल में आया। जब से सीएम साहब के साथ हूँ और सीएम तेलंगाना तहरीक में उनके साथ जुड़ा रहा। तेलंगाना हासिल हुआ 14 साल की जद्दोजहद के बाद, और केसीआर साहब ने मुझे पहली बार डिप्टी चीफ मिनिस्टर का ओहदा दिया, रेवेन्यू मिनिस्टर दी, और फिर सेकंड टाइम में होम मिनिस्टर का ओहदा दिया। मैं सीएम साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ और मैंने अपने फ़राइज़ अंजाम देने में कोई कोताही नहीं की है। हमेशा पार्टी की लॉयल्टी में रहता हूँ और मुझे फ़ख्र है। लीडर तो बहुत होते हैं दुनिया में, बहुत से लोग बड़े बड़े ओहदों पे जाते हैं। मेरे हिसाब से हिंदुस्तान में नंबर 1 कोई लीडर है, सेकुलर लीडर है और मुसलमानों को चाहने वाला कोई लीडर है तो वो केसीआर साहब। केसीआर साहब यकीनन पॉलिटिक्स में बहुत सीनियर है, मगर उन्होंने हमेशा एक बात कहा करते हैं, जो भी लोग पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं आइए, ज़रूर वेलकम, मगर उनको 2 लोगों से बड़ी मोहब्बत होना चाहिए। 2 बातों में बताते हो, एक तो अपने वतन से मोहब्बत होना चाहिए, दूसरी वतन में बसने वालों के साथ मोहब्बत होना चाहिए। बराबर। दुनिया आज के ज़माने में लोग सियासत का इस्तेमाल कर रहे हैं, मज़हब की बुनियाद पर कर रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों की तरक्की रुकी है, मुल्क की तरक्की रुकी है। मगर केसीआर साहब सारे कौमों को एक साथ देखते हैं। पुराने लोग कहा करते थे, निज़ाम हमेशा कभी कभी कहा करते थे, हिंदू और मुसलमान मेरे 2 आंख हैं। मैं समझता हूँ उसी के नुक्ते नज़र से आज बादशाह तो बादशाह होते हैं, चीफ मिनिस्टर भी बादशाह से कम नहीं होते। अक्सर आपका एक मशहूर कलाम और एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि नंबर 1 तेलंगाना के केसीआर नंबर 1। तो किस वजह है कि क्या इनकी नज़र में वाकई जो इस तरह से आप कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान को वो 2 नज़रिया नहीं बल्कि एक नज़र समझते हैं, तो इसकी वजह से आप नंबर 1 का मकाम दे रहे हैं? अब्दुल्ला साहब, एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप एक अच्छे सहाफ़ी है, स्मार्ट आदमी है, आप बताइए 2014 से पहले फिसादात क्यों नहीं रुके? जी, बड़ा सवाल। हिंदुस्तान तो 1947 में आज़ाद हुआ, 1948 में इस तेलंगाना स्टेट को इंडिया में जम किया गया। जब से लेकर 2014 तक
फिसाद रुका क्या बताइए आप, किसी के दौर में रुका क्या? बराबर। चाहे वो तेलुगु देशम 18 साल हुकूमत की, ये बड़ी अहम बात है। बराबर। कांग्रेस 50 साल हुकूमत की, तेलंगाना स्टेट इतनी पुरअमन है, हैदराबाद खास तौर से। आप देखिए रात का टाइम ऐसा होता था, कुछ गलियां थे आप भी जानते हैं, बराबर, बेशक। कुछ लोग मुसलमान भाई नहीं जाते थे, कोई गलियों में हिंदू भाई नहीं आते थे रात का टाइम। और हमारे आज के टाइम पे देखिए बुर्कापोश खवातीन रात के 1 बजे 2 बजे भी वो गलियों में से आसानी से गुजरते हैं। ये बात सही। वहां किसी किस्म का डर खौफ नहीं है। आज ये डर खौफ निकालने वाला कोई लीडर तो केसीआर साहब। जिस तरीके से, चलिए, बहुत ये बात अहम है कि 2014 के बाद से अब तक कोई फिसादात नहीं हुए, ये तो हम भी मानते हैं, क्योंकि जब कोई रियासत के अंदर कोई हिंदू मुस्लिम का जब फिसाद छिड़ता है तो अमीर रह ही जाते हैं, उनकी और भी मजीद तरक्की चलती है, लेकिन एक गरीब अफराद, एक शख्स के ऊपर बहुत बड़ा इसका वजन पड़ता है। 6 माह वो पीछे हो जाता है, 1 साल पीछे हो जाता है। यहाँ केसीआर साहब के लिए ये बात वाकई बहुत अच्छी है कि इन्होंने यहाँ पर अपना जो वायलेंस होने वाले वाकयात है, कर्फ्यू वगैरह जैसे मामलात को बहुत ही अच्छा रखा। अब आपको लेकर एक सवाल करते हैं, जब से आपको होम मिनिस्ट्री का भी एक ओहदा दिया गया, और बड़ी अच्छी बात है कि केसीआर साहब कैबिनेट में एक मुसलमान को एक अच्छे ओहदे पर फायज किया, तो क्या जब से आपको होम मिनिस्ट्री का जो ओहदा दिया गया तब से आपने मुसलमानों का क्या फायदा किया? देखिए साहब, इसमें हिंदू और मुसलमान नहीं होते लैंड ऑर्डर में। जी। लैंड ऑर्डर एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर बिला मजहब मिल्लत इंसाफ देना पड़ता है। जी। मैंने मुकम्मल इंसाफ दिया है, मुसलमान हो हिंदू हो। जी। ये जब भी जो लोग मेरे पास आते हैं, मेरे को जितना मुसलमान चाहते हैं उतना हिंदू भी चाहते हैं। जी। आप कभी भी बाहर सर्वे कर लीजिए, आप तो जर्नलिस्ट है, मेरे घर के दरवाजे खटपट कोई भी आ जाता है, 100% उसके साथ इंसाफ करता। मैंने कई बार हमारे डीजी और कमिश्नर से किसी इंसाफ के मामले में कोताही की हुई तो मैंने कहा कि मैं 1 मिनट में इस्तीफा दे दूंगा, क्योंकि मुझे जो सीट दी गई है ये इंसाफ की सीट दी गई। मेरा काम है इंसाफ दिलाना। जो मासूम लोग आते हैं, मजलूम लोग आते हैं, उनके लिए मदद करना मेरा फर्ज है। मैंने पूरा 5 साल के अंदर मुकम्मल तरीके से केसीआर साहब ने मुझे जो ओहदा दिया गया उसे इंसाफ के लिए इस्तेमाल किया, और केसीआर साहब के जो तवक्कुआत थे अमन के, उसे पूरा का पूरा करने की कोशिश की। और ये डेफिनेट आज तेलंगाना स्टेट यकीनन इंडिया में नंबर 1 स्टेट है अमन के लिए। मैं नहीं कह रहा हूँ, आप जाके पूरे जो अदर स्टेट के लोग जो मेरे पास आते हैं, जब घूमने के बाद मुझसे मिलते हैं, मिल के कहते हैं कि होम मिनिस्टर साहब हम आके यहाँ 4 दिन हुआ है, गुजरात से कुछ लोग आए थे परसों, वो कह रहे थे कि हम देखने के बाद बड़ा ताजुब हुआ, हम शमशाबाद जा रहे थे तो लोग मोटरसाइकिल पे अपनी बीवी को बिठाकर आ रहे थे, उसके गले में 10 तोले 15 तोले सोना था। अरे हमारे पास तो हाथ में अंगूठी बेच के औरत बाहर नहीं जा सकती रात का टाइम। गुजरात के इलाके में, हाँ, जहाँ पर हमारे प्राइम मिनिस्टर का इलाका है। तो उन लोगों ने कहा कि यहाँ पर इतना अमन है, तो डेफिनेट पूरे हिंदुस्तान में सबसे कहीं अमन है तो हमारे स्टेट के अंदर है, क्योंकि हमारे सीएम साहब बहुत स्ट्रिक्ट है। लेकिन मेरा जो सवाल इसके अंदर ये था, मुसलमान यानी आपको जो पर्टिकुलरली एक मुसलमान होने के नाते ये ओहदा दिया गया, तो इसमें एक सवाल ये बनता है कि बहुत सारे मुसलमान भी आपकी एक सूरत होने की वजह से अपने अपने यानी ओहदे हासिल करने के लिए आपके सामने एक बिल पेश किए, यानी रिप्रेजेंट हुए, दरखास्तें दी कि ताकि वो भी पुलिस के महकमे में शामिल हो सके। लेकिन कई मरतबा ऐसा सुनने में आया कि बहुत सारे मुसलमानों को पुलिस के महकमे में दाखिला नहीं दिया गया। ऐसा रहता ये नहीं है कि चीफ होम मिनिस्टर के हाथ में नहीं रहता कि किसको भी मुलाजिमत दी जाए। जी। हमारे पास बाज़ाब्ता मुलाजिमत के लिए एक कमीशन बैठा रहता है। जी। वो एग्जाम्स लेते हैं, उसके लिए अच्छे तरीके से अब एग्जाम जो पास करते हैं, जैसा पुलिस में परसों 17,000 लोगों का अपॉइंट किया गया, उसके लिए रिक्रूटमेंट बोर्ड है हमारे पास। उसने जो क्वेश्चन दिया उसके बाद आंसर देने के बाद उसकी ट्रेनिंग के अंदर वो सक्सेस होते हैं। उनकी हाइट होना चाहिए, उनकी पर्सनैलिटी होना चाहिए, उनकी नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद वो उनको जॉब दिया जाता है। जॉब मेरे हाथ में नहीं रहता। अगर कोई मुसलमान आ गया कि मुझे पुलिस में जॉब दिया जाए, ये नामुमकिन है। कोई हिंदू भी अगर होम मिनिस्टर होता वो भी नहीं दे सकता। तेलंगाना स्टेट बनने के बाद सीएम साहब ने जिस तरह रूल्स पास किए, जिस तरह सिस्टमेटिक काम कर रहे हैं, उसमें कोई रिकमेंडेशन नहीं रहा। हाँ, मुसलमान आते हैं मेरे पास, डेफिनेट आते हैं, मैं बहुत काम करता हूँ। मुसलमान का कोई भी मुस्लिम तकलीफ में आता है, मेरे पास जब आता है मैं ओपनली उनके लिए काम करता हूँ, इसलिए कि मैं एक ही होम मिनिस्टर, एक ही मुस्लिम मिनिस्टर हूँ। हमारे अलावा और कई हिंदू मिनिस्टर्स हैं जहाँ पर हिंदू सिख दूसरे भाई जा सकते हैं। मेरे पास जो अकलियतें आते हैं, तकलीफों का मैं सभी का मिनिस्टर हूँ, पर उनकी तकलीफ दूर करने की पूरी कोशिश करता हूँ। जी। जिस तरीके से आप वजारत दाखिला यानी होम मिनिस्ट्री एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। स्टेट को अगर पूरा मन रखना है तो होम मिनिस्टर के हाथ में होता है। तो यहाँ अक्सर ऐसा होता है कि आपने एक फ्रेंडली पुलिस का नाम दिया,
और फ्रेंडली पुलिस में अक्सर ऐसे शिकायतें मौसूल आप तक भी हुई और जो कई मरतबे मीडिया के अंदर भी वो शिकायतों को ले किया गया। तो वो शिकायतें ये हैं कि थोड़ा सा नजरियात जो है पुलिस के फ्रेंडली पुलिस नहीं है बल्कि गुंडागर्दी के लिहाज से हो चलती है। इस बार आपसे कई मरतबा तयक्कुन की भी बात आई थी, लेकिन इस मामले पे कई कत्ल गारतगिरी के मामलात भी पेश आए। काफी आपने संभाला, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कई ऐसी जहनीत वाले अफराद हैं जो पुलिस स्टेशन के अंदर मुसलमानों के साथ, खास तौर पर इसलिए मुसलमान का नाम ले रहा हूं क्योंकि एक आपका वजारत जुड़ा हुआ है, इसीलिए तो उनके ताल्लुक से आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, आपसे जो बात आपके पास आप तक जो आई है, हमारे ऑफिसर्स बहुत अच्छे हैं, पुलिस ऑफिसर्स अच्छे हैं। हो सकता है नीचे लेवल पे कोई कांस्टेबल हो या कोई होमगार्ड हो किसी के साथ ज्यादती कर ले, मगर ऐसी कोई शिकायत हम पर हम खुद हम लोगों से कहते हैं कि आप अगर नीचे कोई तकलीफ हुई तो ऊपर तक आइए जी। और हमारे जो पुलिस डिपार्टमेंट के जो आईपीएस ऑफिसर्स हैं उनका रवैया बहुत अच्छा होता है। फ्रेंडली पुलिस की जो बात कर रहे हैं जी, पहले की गवर्नमेंट भी कई पुलिस डिपार्टमेंट, मैत्री डिपार्टमेंट, ये डिपार्टमेंट से मदद देते थे, मगर पुलिस फ्रेंडली होने के बाद साथ ही साथ हमने जितना पीडीएट बुक करके लोगों को, गुंडों को अंदर डाला है, अंदाजा नहीं कर सकते आप इतने लोगों को अंदर डाला है।